जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जेके साइल स्टडी में। तो आज के करंट अफेयर में जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर में दैनिक समसामयिकी में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शंस हैं 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड राइनो डे। राइनो डे क्या होता है? राइनो मतलब गैंडा। वर्ल्ड विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 22 सितंबर 2010 में इसको स्टार्ट किया गया। तब से 22 सितंबर को राइनो डे मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं 2022 की इसकी थीम क्या है। 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर, मतलब 5 प्रकार की इनकी जो प्रजातियां होती हैं उनको क्या करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यह थीम चलाई गई 2022 की। इसमें कौन कौन से किस प्रकार के होते हैं राइनो? ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं और एक सींग वाले गैंडे भी होते हैं, सुमात्रा राइनो भी होते हैं, जावा राइनो भी होते हैं। और इनकी बात करें ये स्तनधारी और शाकाहारी होते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करें एक सींग गैंडा वाले और सुमात्रा राइनो, जावा राइनो एशिया में पाए जाते हैं और ब्लैक एंड वाइट ये अफ्रीका में राइनो पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ करेक्ट आंसर। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो आएंगे सवाल इन्हीं से पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहला है भारत का फर्स्ट राइनो संरक्षण केंद्र भारत में कहाँ पर है दोस्तों? पटना, बिहार में। कहाँ पर स्थापित है भारत का पहला राइनो संरक्षण केंद्र? पटना, बिहार में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय शांति दिवस। राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाई जाती है दोस्तों? 21 सितंबर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, सर्वाधिक टाइगर कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस देश से 8 चीतों को भारत लाया गया? कहाँ से लाया गया दोस्तों? नामीबिया से। और कहाँ पर लाया गया दोस्तों? यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। और 17 सितंबर को लाया गया। और एक चीते का नाम पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या रखा है? आशा, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। चलिए अगला पॉइंट है, एक सींग वाले गैंडों को कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा, जो कि नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में, ठीक है दोस्तों, अपने भारत देश में। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस? 12 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, एलिफेंट प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट किया गया? फरवरी 1992 को स्टार्ट किया गया एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथियों के संरक्षण के लिए। चलिए, डॉल्फिन प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट किया गया? 2009, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 21 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व का अधिसूचित किया है? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है दोस्तों और इसका मतलब क्या होता है? सी काऊ, जो कि समुद्री गाय होती हैं, वह उन्हीं के लिए संरक्षण चलाया गया डुगोंग संरक्षण, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होते हैं? स्तनधारी जीव होते हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं, भारत का पहला केंद्र डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, पाक की खाड़ी में तमिलनाडु में है इसका पहला केंद्र। चलिए, और इसको शामिल किस में किया गया? IUCN, जिसमें IUCN में रेड बुक डाटा केंद्र इसमें शामिल किया गया, जो कि संवेदनशील में शामिल है, संवेदनशील जीव में शामिल है, ठीक है दोस्तों। चलिए,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व का अधिसूचित किया गया है, वह तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 21 सितंबर को तमिलनाडु के द्वारा डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व का अधिसूचित किया गया है, जारी किया गया है। चलिए इनसे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर दोस्तों? पटना, बिहार में। कहाँ पर? और डॉल्फिन संरक्षण कब स्टार्ट किया गया डॉल्फिन प्रोजेक्ट? 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है दोस्तों, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाते हैं। चलिए अगला, खाद्य संग्रहालय ये कहाँ पर है दोस्तों? खाद्य संग्रहालय जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 44वां शतरंज ओलंपियाड ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? यह चेन्नई में हुआ और इसका शुभंकर क्या है? थम्बी। याद रखिएगा, ओलंपियाड 44वां जो कि चेन्नई में हुआ, आयोजित किया गया। चलिए मुकोर्थी राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु। याद रखिएगा, इनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय ये कहाँ पर है दोस्तों? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय लोथल गुजरात में है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 20 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा दोस्तों? ये करंट में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस क्या दिए हैं? पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं खेल महाकुंभ की। इसका हाल ही में जो इसका आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया दोस्तों? गुजरात में किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बात की जा रही जो अगले होगा आयोजन महाकुंभ, खेल महाकुंभ का, वह 2 अक्टूबर 2022 से 25 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन होगा और कहाँ पर होगा? उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा अगला जो खेल महाकुंभ होगा। और बात करें उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट मुरमीत सिंह, इनके द्वारा यह चलाया जाएगा खेल महाकुंभ। ठीक है दोस्तों, और इसमें उत्तराखंड में 11 जिलों में ही इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें पारंपरिक खेल, इसमें क्या क्या रखे जाएंगे? मुर्गा पकड़, गिल्ली डंडा, रस्सी खस्सा, ये पारंपरिक खेल इसमें शामिल किए जाएंगे। जब हम छोटे थे तब इनको खेला करते थे, इसकी पारंपरिक खेल इनमें आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में छप सकती हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है दोस्तों? पुष्कर धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर धामी उत्तराखंड के सीएम हैं, याद रखिएगा। चलिए उत्तराखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 70। याद रखिएगा, 70 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई, और ये उत्तर प्रदेश में 2002 में अलग होकर उत्तराखंड राज्य बन गया। चलिए अगला, 36वां राष्ट्रीय खेल ये कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, और इसका शुभंकर क्या है? सावज, जो कि यह 2022 में हुआ 36वां, और 2023 में कहाँ पर होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला, ग्रामीण ओलंपिक ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में आयोजित किया गया, इसका शुभंकर क्या है? शेरू इसका शुभंकर है, याद रखिएगा। और बात करें इसमें कितने खेल शामिल हैं? 6 खेल शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए राष्ट्र खेल मंडल 2022 में जो आयोजित किया गया है बर्मिंघम में आयोजित किया गया, और ये कौन सा है? 22वां है इस बार का गेम राष्ट्रमंडल का, और इसमें पहले स्थान पर कौन आया? ऑस्ट्रेलिया आया। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम में हुआ। ठीक है दोस्तों, जो कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुआ वही राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है दोस्तों, और चौथे नंबर पर कौन आया? इंडिया, अपना भारत देश, जिसमें 61 कुल पदक हमने जीते हमारे भारत देश ने, और 22 गोल्ड मेडल हैं इन्हीं में शामिल है। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो चौथा है यह आयोजित पंचकुला हरियाणा में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? खेलो इंडिया यूथ का गेम्स पंचकुला हरियाणा में, और इसमें जीता कौन? हरियाणा जीता। कौन जीता दोस्तों? हरियाणा। और इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? धाकड़। याद रखिएगा, शुभंकर भी कभी कभी पूछ लेता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का धाकड़ शुभंकर है। ठीक है दोस्तों, चलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? बंगलुरु में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? आयोजन बंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया,
और इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? वीरा। क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीरा शुभंकर है। और इसमें किसने जीता? जैन यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता। ठीक है दोस्तों, आयोजन बेंगलुरु में किया गया। चलिए, 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा, ये कहाँ पर? मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन दोस्तों, 23 सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शंस हैं राकेश कटियाल, नवनीत कौर, भोलानाथ सिंह, दिलीप तिर्की। तो ऑप्शंस क्या सही हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं हॉकी इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। याद रखिएगा, हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में होती है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, और इसके हेड कौन है दोस्तों? हेड अभी जो बनाए गए हैं 2022 में 23 सितंबर को दिलीप टर्की। ठीक है दोस्तों, दिलीप टर्की उनको बनाया गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं जो कि सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कप्तान भी हैं। चलिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कल्याण चौबे। याद रखिएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? ये नीलिमा संजीव रेड्डी। कौन बने थे दोस्तों? नीलिमा संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। FIDE के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? बताइए। विश्वनाथ आनंद। कौन है दोस्तों? यह चेस से संबंधित होता है, इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं विश्वनाथ आनंद जो कि चेस के महानतम खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मोहम्मद जलूद। कौन है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मोहम्मद जलूद। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने अभी गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, तो कहाँ की हैं? मणिपुर की, याद रखिएगा। और जेरेमी लालुंगा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, जो कि मिजोरम के हैं। याद रखिएगा, जेरेमी लालुंगा मिजोरम। चलिए अगला पॉइंट, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ल्यूसोन स्विट्जरलैंड में इसका वो मुख्यालय है, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। और इसके अध्यक्ष आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। चलिए बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 सितंबर 2022 को किसे एशिया पॉप ऑयल अलायंस APOA का पहला अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शंस हैं अनुराग शर्मा, रवि कुमार, अतुल चतुर्वेदी, राजेश वर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं APOA, ये क्या होता है? एशियन पाम ऑयल अलायंस। ठीक है दोस्तों, एशियन पाम ऑयल अलायंस। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 21 सितंबर 2022 को इसकी स्थापना हो, अभी हाल ही में की गई। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? अतुल चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनको देख लेते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी तेल आयात करने वाले देश हैं, यह इसमें शामिल हैं। किसमें? एशियन पाम ऑयल अलायंस में। ठीक है दोस्तों, तो इनका अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? अतुल चतुर्वेदी। तो सी इज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 सितंबर 2022 को एशिया पॉप ऑयल के अध्यक्ष जो कि चुने गए हैं अतुल चतुर्वेदी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बातें जो आपको करंट एग्जाम्स में पूछ सकता है। चलिए, पॉप ऑयल देश कौन सा है दोस्तों? नाइजीरिया। कौन सा देश है? पॉप ऑयल देश नाइजीरिया को कहा जाता है। सॉरी, पाम ऑयल नदी नाइजीरिया, पाम ऑयल नदी कहाँ पर है दोस्तों? जो कि नाइजीरिया में है। नाइजीरिया नदी को पाम ऑयल नदी भी कहा जाता है। चलिए, राष्ट्रमंडल कोषाध्यक्ष के अध्यक्ष कौन है? अनुराग शर्मा। कौन है? राष्ट्रमंडल खेल के कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा है। चलिए, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? लिसा स्टार्लेकर। ठीक है दोस्तों, लिसा स्टार्लेकर जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, इनको बनाया गया।
चलिए, पॉम ट्री को आपने कहाँ देखा है? आरबीआई पॉम ट्री का लोगो छपा हुआ रहता है। चलिए, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए दोस्तों? आर दिनेश। याद रखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष आर दिनेश को चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आयोग और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है। चलिए, कृषि लागत एवं मूल आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? विजय पाल। याद रखिएगा, कृषि लागत एवं मूल आयोग के अध्यक्ष विजय पाल हैं। चलिए, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया सतीश पाई। किनको नियुक्त किया गया? सतीश पाई को नियुक्त किया गया। चलिए, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है दोस्तों? नागोजी ओमकाजा इबेला। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार संगठन होता है एक। चलिए, अगला, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। याद रखिएगा, इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ हैं। चलिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? माधुरी पुरी बुच। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, माधुरी पुरी बुच, इनको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला पॉइंट, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, ये कौन है दोस्तों? नल्लाथम्बी, यह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया CSIR की पहली महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा CSIR। और ये माधुरी बुच जो हैं SEBD की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? T राजकुमार। ये कौन है? T राजकुमार। चलिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नए अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। याद रखिएगा, समीर कामत DRDO के नए अध्यक्ष हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, 22 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर वार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसको साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस क्या हैं? ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज, अमेरिकन एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए, बात कर लेते हैं रक्षा मंत्रालय। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके द्वारा जो कि समझौता किया गया है? ब्रह्मोस एसोसिएशन लिमिटेड के साथ। और इसमें कितनी राशि है? 1700 करोड़ की इसमें बजट रखा गया, उसमें समझौता किया गया। किसके द्वारा यह लाया गया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह लाया गया। ब्रह्मोस एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा इसको शामिल किया गया, उसके साथ समझौता किया गया। 1700 करोड़ इसमें बजट रखा गया। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि यह कोई मिसाइल है, ऐसी मिसाइल इसमें इसको टारगेट कर दिया जाए तो उस टारगेट को वह पा ही लेगा, चाहे उसमें मोड़ कितने भी आ जाए, वह उसी टारगेट में पहुंच जाएगा। ऐसी मिसाइल है इसमें रखी गई है, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को क्या कहते हैं? क्रूज मिसाइल भी कहते हैं। फिर फायर एंड फॉरगेट, फायर करो और इसमें भूल जाओ, वो अपने आप टारगेट को पा ही लेगा। चलिए, इसकी क्षमता की बात कर लेते हैं। इसकी क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर इसकी क्षमता है और गति है 2.8 मैक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसकी गति। सुपरसोनिक मिसाइल का जो निर्माण किया गया है वह इंडिया और रशिया के बीच द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा? इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मास्कोबा नदी, इन दोनों से ही ब्रह्मोस उत्पन्न किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके साथ समझौता किया गया? यह ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। याद रखिएगा, ये इज़ करेक्ट आंसर। चलिए, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पर है दोस्तों? यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, याद रखिएगा। चलिए, एग्जाम्स में पूछ सकता है। अस्त्र मिसाइल ये कहाँ पर है दोस्तों? इसका क्या होता है? हवा से हवा टू हवा में ही इसको किसी भी टारगेट को करना है तो हवा में ही इसको निरस्त कर देता है। ये एयर मिसाइल होती है दोस्तों, अस्त्र मिसाइल। चलिए, अगला अभ्यास मिसाइल। ये मिसाइल जिसे टारगेट बनाना होगा उसी को टारगेट बनाएंगे तो वह उसी को ही क्या करेगा? उसी को
नस्तनाबूद कर देता है। तो टारगेट मिसाइल अभ्यास मिसाइल है एक प्रकार की। चलिए, नाग मिसाइल जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, याद रखिएगा नाग मिसाइल। तेजस, ये जो लड़ाकू विमान होता है, तेजस उसका नाम है, याद रखिएगा। चलिए, इसका निर्माण की बात करते हैं। HAL हिंदुस्तान एयर लिमिटेड के द्वारा, एरोमेट्रो लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जाता है, हल्का लड़ाकू विमान जो कि तेजस है। चलिए, पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर इसको वार करने के लिए पृथ्वी मिसाइल का उपयोग किया जाता है। अग्नि मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस, इसका भी सरफेस सतह से सतह में मिसाइल, अग्नि मिसाइल का प्रयोग किया जाता है वार करने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7वां, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के राज्य के नए सचिव का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? किस सचिवालय का नाम रखना है? तो ऑप्शन हैं बिहार, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना में इसकी तेलंगाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सचिवालय का नाम रख दिया गया है तेलंगाना में। चलिए, बात कर लेते हैं तेलंगाना में CM कौन है? चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, सचिवालय की बात कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का नाम पर रखा जाएगा, इस सचिवालय का नाम रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं तेलंगाना की स्थापना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई दोस्तों? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई, जो कि 29वां राज्य है ये, और इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया है, और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। चलिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। तेलंगाना में जो कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। चलिए, इनसे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये आर्टिकल नंबर 32 को इन्होंने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। क्या कहा है? आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और बात कर लेते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता कि भारत की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी। चलिए, इनकी पुस्तक की बात कर लेते हैं। मूक नायक और जातियों का अंत, इनकी पुस्तक थी। स्टैचू ऑफ नॉलेज, लातूर जो कि महाराष्ट्र में है, इनकी स्टैचू स्थापित की गई है। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? चैत्य भूमि। इनके समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है। चलिए, और इन्होंने गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उनमें तीनों सभी में भाग लिए थे। पहला गोलमेज कब हुआ? 1930 में, और दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो इन्होंने सभी में शामिल थे। ठीक है, सभी सम्मेलन में भाग लिया था। और पूना एक्ट की बात करते हैं। पूना एक्ट 1932 में हुआ, जो कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा हाल ही में स्थापित की गई, इंडिया गेट में स्थापित की गई है, याद रखिएगा। और कुछ स्थापनाएं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने की। 1938 में इन्हें हरिपुर अधिवेशन में इन्होंने अधिवेशन किया, और इनकी पुस्तक इंडिया स्ट्रगल, इनकी पुस्तक है, इन्होंने लिखी। और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, औरंगाबाद का नया नाम क्या है दोस्तों? संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र में है, संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम है। चलिए, काकोरी ट्रेन डकैत, इसका नाम क्या नया नाम है? काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रख दिया गया दोस्तों? मेजर ध्यानचंद, जो कि 29 अगस्त को जन्मे थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी का खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। ठीक है दोस्तों,
और इसमें राशि कितनी रखी गई, 25 लाख की राशि रखी गई, जो कि हाल ही में 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम क्या था, हैली, और अब जो बदल के रख दिया गया है वो रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट उसका पहला नाम हैली नेशनल पार्क था, और अभी जो कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। चलिए, ये कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। चलिए, 8वां क्वेश्चन, लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे स्टडी से संबंधित। चलिए, 21 सितंबर 2022 को किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया है? ऑप्शन क्या, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, बात कर लेते हैं भारत विद्या, इसको लॉन्च किसने किया, वित्त मंत्री जो होते हैं उन्होंने लॉन्च किया, निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण। और इसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन सिखाने के लिए भारत विद्या का लॉन्च किया। और इसका संबंध किससे है, ओरिएंटोलॉजी ओरिएंटोलॉजी और उसकी पुरानी शिक्षा है जो उनको कला है, स्वदेशी जो हैं जितनी भी पुरानी शिक्षाएं हैं उनको इसमें बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और कौन से इंस्टीट्यूट करेगा, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके द्वारा किया जाएगा। तो किसने किया दोस्तों इसका शुभारंभ, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा भारत विद्या का शुभारंभ 21 सितंबर को किया गया। ठीक है दोस्तों, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। चलिए, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ऑर्थियोलॉजी, ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ऑर्थियोलॉजी। और मायोपोलॉजी, यह मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। और फेकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फेकोलॉजी कहा जाता है। साइंस में पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। चलिए, अगले पॉइंट है प्रथम विधि आयोग के हेड कौन है दोस्तों, मैकाले। कौन है हेड, मैकाले। प्रथम विधि आयोग के मैकाले हेड हैं। गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिक थे, उनके समय में इसका निर्माण किया गया था, प्रथम विधि आयोग। चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले नीति आयोग के MC सीतलवाड़ा। कौन है स्वतंत्र भारत के पहले नीति आयोग के अध्यक्ष, MC सीतलवाड़ा। चलिए, वोट डिस्पैच, ये क्या है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई, 1954 में इसकी स्थापना हुई, शिक्षा से संबंधित है और डलहौजी के समय में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, बात कर लेते हैं शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल कब हुआ दोस्तों। पहले इसको राज्य सूची में रखा गया था, फिर होता है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और इसे अब किस में रख दिया गया, समवर्ती सूची का विषय इसे बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 21A की बात कर लेते हैं जो कि शिक्षा से संबंधित है। और जब होता है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है, उसमें अब शिक्षा 19A में शिक्षा से संबंधित अधिकार रख दिए गए हैं 21A के अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए, RT एक्ट की बात कर लेते हैं, राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 का एक्ट है और इसको लागू 2010 में किया गया और इसका राजस्थान में इसको 2011 में लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन। NEP की बात कर लेते हैं, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो होती है उसको कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश से इसको लॉन्च किया गया और 34 साल बाद यह समिति आई है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में पहली मोटो ग्रेड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? ऑप्शन हैं बांग्लादेश, भारत, चीन, श्रीलंका। तो इसका करेंट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, बात कर लेते हैं पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स, ये क्या होता है, विश्व चैंपियनशिप रेस है एक प्रकार की, और इसमें इंडिया को इसमें क्या किया जाए, मेजबानी करेगा, जो कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में करेगा और बुद्ध सर्किट में आयोजित इसका होगा, ग्रेटर नोएडा के अंदर बुद्ध सर्किट के अंदर आयोजित किया जाएगा। और इसका नाम किसने दिया, ग्राम पी ऑफ भारत, इसका नाम दिया ग्राम पी ऑफ भारत। ठीक है दोस्तों,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर। भारत में इसको मेज़बान किया जाएगा, मेज़बानी भारत करेगा 2023 में मोटो ग्रेट फिक्स का। चलिए, विश्व चैंपियनशिप रेस का। चलिए, इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको देखते हैं, या फिर पूछे जाने वाले। चलिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ पर आयोजन किया गया? यूएसए में किया गया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जिसमें नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता है, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। चलिए, अगला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो कि निखात जरीन ने इसको जीता है और आयोजन इसका इस्तांबुल तुर्की में किया गया विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ठीक है दोस्तों। चलिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें कौन कौन जीते हैं? विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और बजरंग पुनिया इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इसका आयोजन सर्बिया, जो कि बेलग्रेड में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। चलिए, बात कर लेते हैं ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। कौन है? ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता लक्ष्य सेन है। और बात कर लेते हैं ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियनशिप के जो विजेता हैं विक्टर एक्सेल्सन है। याद रखिएगा, विक्टर एक्सेल्सन लिख लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए, अगला है 10वां क्वेश्चन। वर्ष 2023 में कौन सा देश 15 ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा? ऑप्शंस हैं भारत, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, बात कर लेते हैं ब्रिक्स इसकी संकल्पना जिम ओ नील ने की थी 2001 में। कब की थी? 2001 में जिम ओ नील ने की थी, जिसमें तेज़ी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था से संबंधित है। शिखर सम्मेलन होता है ब्रिक्स। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बात कर लेते हैं इसमें पहला आयोजन सम्मेलन कब किया गया? 2009 में इसका आयोजन किया गया, जो कि यकेतसबर्ग में रसिया में किया गया। पहले इसमें देश कितने थे? 3 थे। ब्रिक्स से केवल 4 ही देश थे, और फिर इसमें 5 देश शामिल किया। साउथ अफ्रीका 2010 में इसको शामिल किया गया, साउथ अफ्रीका के। तो ये ब्रिक्स नाम से ही है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें सभी देश शामिल हैं, इसमें अंदर ही छिपे हुए हैं, तो इसलिए ब्रिक्स सम्मेलन से कहा जाता है। तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। कहाँ पर? डी इज करेक्ट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में इसका किया जाएगा। चलिए, इससे बात कर लेते हैं, इसको कैसे याद करें कि ब्रिक्स सम्मेलन कब, कैसे, कहाँ पर होगा। चलिए, 13वां जो हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन, वह 2021 में हुआ है, इंडिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आई है इंडिया, तो 13वां हुआ, तो यहाँ से 13वां। फिर उसके बाद कहाँ पर होगा? 14वां जो होगा चाइना में होगा। देखिए, 2022 में चाइना में होगा, याद रखिए, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन। फिर उसके बाद कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में। देखिए, 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। फिर ऐसे अगला क्रम जो होगा 16वां कहाँ पर होगा? 2024 में ब्राज़ील में होगा। यहाँ से फिर ये टर्न हो गया, यहाँ से फिर ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चीन, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं अगला सम्मेलन कहाँ पर होगा। और वर्ष यहाँ पर याद रखिएगा, 13वां जो हुआ 2021 में हुआ इंडिया में। यहाँ से आप याद रखिएगा, फिर इससे आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कौन कहाँ पर होगा। चलिए, अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, ब्रिक्स की जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक है। कौन सी बैंक है ब्रिक्स की? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहलाती है। और ब्रिक्स की मुद्रा कौन थी? 5R। ठीक है दोस्तों, जिसमें सभी R से रसिया की जो हो गई वह रुपीज़, और भारत की रुपीज़ हो गई, चाइना की, ऐसे 5 मुद्राएं हैं, उनको R से ही होती हैं, उसको ब्रिक्स की मुद्रा कहा गया है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम से पूछी जाती हैं। SCO संघाई संगठन, इसका 2022 में इसका कहाँ पर आयोजित किया गया? समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में इसमें आयोजित किया गया। और G20 की बैठक 2023 में इंडिया में होगी। और बात कर लेते हैं 22 में कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया में हुई। कहाँ पर हुई? 2022 में G20 की बैठक इंडोनेशिया में। और G7 की बैठक जर्मनी में 2022 से होगी, 2022 में हुई जर्मनी
G7 की बैठक। और बिम्स्टेक की बात करें 2022 में इसके कोलंबिया में इसका बैठक हुई बिम्स्टेक की। और क्वेड की बात करें जो कि 2022 में हुआ टोक्यो जापान में। हो कहाँ पर हुआ? टोक्यो जापान में। तो ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।